स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। कल जो हमने पढ़ा था हिंदी की भूमिका के विषय में, अब उसी को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज हिंदी के व्याकरण का। ठीक है, हिंदी के व्याकरण में सबसे पहले व्याकरण शब्द की ही पृष्ठभूमि समझेंगे और फिर उसके बाद में उसके आगे क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग ले चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं व्याकरण शब्द के विषय में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए व्याकरण, व्याकरण, आपसे इस व्याकरण शब्द के विषय में चर्चा किया जाए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए जैसे व्याकरण का संधि विच्छेद या व्याकरण का पद विच्छेद, है ना। तो जो व्याकरण शब्द लिखा गया, व्याकरण दोनों चीजें ध्यान से देखेंगे। यदि इसका पूछे भैया शब्द विच्छेद, व्याकरण शब्द का क्या पूछे, शब्द विच्छेद, तो इसका जो शब्द विच्छेद होता है भैया वो होता है वी धन आ धन करण होता है। क्या होता है, वी धन आ धन करण होता है। लेकिन आपसे यदि यहीं से क्या पूछ ले, वो ये पूछ ले आपसे संधि विच्छेद की पूछ ले। क्या पूछ ले भैया, संधि विच्छेद। क्या पूछे भैया, संधि विच्छेद। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वी धन आकरण। क्या होता है, वी धन आकरण होता है। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि इस व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, क्या पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि है वो संधि भैया यण संधि। कौन संधि है, यण संधि। क्या भैया, यण संधि। फिर आपसे पूछे कि जो व्याकरण शब्द है इस व्याकरण शब्द में उपसर्ग, क्या पूछे, उपसर्ग की संख्या, उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या। तो भैया व्याकरण शब्द में उपसर्गों की जो संख्या है वो संख्या है 2। कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, तो पहला है वी और दूसरा है आ। ठीक है, आपसे पूछ बैठे कि भाई इस व्याकरण शब्द में मूल शब्द क्या है, क्या पूछे, मूल शब्द, तो क्या है, करण। क्या भैया, करण। यानी कि जो व्याकरण शब्द दिया गया है इस व्याकरण शब्द के विषय में आपसे पूछा जाए कि इसका शब्द विच्छेद, क्या पूछे, शब्द विच्छेद। तो शब्द विच्छेद किसे कहते हैं, शब्द विच्छेद का मतलब होता है केवल शब्दों को ही अलग अलग कर देना। क्या, शब्दों को ही अलग अलग कर देना। तो इस जो व्याकरण शब्द बना हुआ है वो बी आ और करण, इन तीनों को मिला करके बना हुआ है व्याकरण। तो आपने उन तीनों को अलग कर दिया, वी आ और करण कर दिया। अब आपसे क्या पूछे, वो संधि विच्छेद। क्या पूछे, संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, वी धन आकरण, वी धन आकरण। यहां से छोटी ई और यहां से बड़ा आ, छोटी ई और आ मिलकर के बन क्या रहा है, या बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया, यण संधि हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि जो व्याकरण शब्द है इस व्याकरण शब्द में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या है कितनी, तो उपसर्गों की संख्या भैया कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। पहला है वी और दूसरा है आ। ठीक है, तो फिर अगर पूछे इसका मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द भैया है करण। क्या है मूल शब्द, करण है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण किससे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले भैया, परिभाषा। क्या पूछे, परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, भाषा के नियमों के संग्रह को, किसे भैया, भाषा के नियमों के संग्रह को, भाषा के नियमों, भाषा के नियमों के संग्रह को, के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों के संग्रह को, किसको? भाषा के नियमों के संग्रह को हम क्या कहते हैं भैया? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण जो शब्द है व्याकरण, उस व्याकरण का शब्द विच्छेद क्या होगा? विधन आधन करण होगा। आपसे पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो विधन आकरण होगा। इस व्याकरण में संधि कौन सी है? यण संधि है। इसमें उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2 है, वी और आ। इसमें मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द करण है। आपसे पूछा जाए कि भाई व्याकरण कहते किसे हैं? तो भाषा के नियमों के संग्रह को हम क्या कहते हैं भैया? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे समझते हैं इसके विषय में। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण के अंग कितने हैं? क्या पूछे भैया? व्याकरण के अंग क्या पूछे? व्याकरण के अंग। ठीक है, तो व्याकरण के जो अंग होते हैं वो अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्ण विचार। क्या भैया? वर्ण विचार। दूसरा अंग कौन सा है? शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। आपसे फिर पूछ लिया जाए, आपसे फिर यहीं से पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण के प्रथम वैयाकरण कौन है? तो प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं जोहान, जोसुआ केटलर। जोहान जोसुआ केटलर। ठीक है, और जोहान जोसुआ केटलर की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था भैया हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम था? हिंदुस्तानी ग्रामर था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के पाणिनि कौन माने जाते हैं? हिंदी व्याकरण के पाणिनि कौन माने जाते हैं? पाणिनि। तो हिंदी व्याकरण के जो पाणिनि माने जाते हैं वो पाणिनि कौन भैया? तो वो है कामता प्रसाद गुरु। कौन भैया? कामता प्रसाद गुरु। कौन भैया? कामता प्रसाद गुरु। और इनकी किताब का नाम क्या है भैया? तो इनकी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण। क्या भैया? हिंदी व्याकरण। क्या भैया? हिंदी व्याकरण। ये क्या है? ये इनकी पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। अब ध्यान से समझना आपको, यदि वो आपसे पूछ ले कि जो ये व्याकरण है, इस व्याकरण के अंग कितने हैं? तो अंग कितने भैया? 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। पहला अंग कौन सा है? तो पहला अंग है वर्ण विचार। दूसरा अंग कौन सा है? तो दूसरा है शब्द विचार। तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। आपसे पूछे कि जो हिंदी व्याकरण है उस हिंदी व्याकरण के प्रथम वैयाकरण माने क्या होता है? व्याकरण का जानकार। क्या होता भैया? व्याकरण का जानकार।
ठीक है, व्याकरण का जानकार। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी का जो पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा गया वो एक अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया। नाम क्या था उसका? उसका नाम था जोहान जोसुआ केटलर। जोहान जोसुआ केटलर, जोहान जोसुआ केटलर नाम था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इसकी पुस्तक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, और अगर पूछे कि हिंदी व्याकरण के पाणिन कौन माने जाते हैं, पाणिन, हिंदी व्याकरण के पाणिन कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु। कौन माने जाते हैं भैया? कामता प्रसाद गुरु। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण। क्या भैया? हिंदी व्याकरण है। क्या भैया? हिंदी व्याकरण है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब एक एक अंग को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या भैया? वर्ण विचार। अब आप हेडिंग बनाएंगे क्या आगे? वर्ण विचार। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं ना। आगे हेडिंग आप बनाएंगे सबसे पहले वर्ण विचार। हेडिंग बनाना आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार। सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार की क्या समझते भैया? परिभाषा। क्या भैया? परिभाषा। परिभाषा। ठीक है, तो वर्ण विचार किससे कहते हैं? वर्ण विचार किससे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग को ही वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए ये भैया कि वर्ण विचार का अध्ययन क्षेत्र क्या है? क्या पूछे? अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र आपसे पूछे तो इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? तो इसका अध्ययन क्षेत्र होता है भैया वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई हम वर्ण विचार किसे कहते हैं? क्या वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं? कोई हम कहते भैया वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ण विचार है, इस वर्ण विचार का यदि हम आपसे पूछा जाए अध्ययन क्षेत्र क्या है, कि आप वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते क्या है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या भैया? वर्णमाला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला पढ़ते हैं। अब यहीं से अगला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे हम वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और फिर यहीं से अगला प्रश्न बन जाएगा। क्या बनेगा? कि भाई
वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया वर्ण की परिभाषा। वर्ण की क्या समझेंगे? परिभाषा, ठीक है। आपको पता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। और उसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है भैया? वर्ण होता है। लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णों की संख्या, क्या पूछे भैया? वर्णों की संख्या, क्या पूछे? वर्णों की संख्या। कि भाई आपसे पूछा जाए वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की जो संख्या होती भैया, वर्णों की संख्या 44 होती है, वर्णों की संख्या 49 होती है, वर्णों की संख्या 52 होती है, वर्णों की संख्या 56 होती है, ठीक है। वर्णों की संख्या 44 होती है, वर्णों की संख्या 49 भी होती है, वर्णों की संख्या 52 भी होती है और वर्णों की संख्या 56 भी होती है। लेकिन कैसे होती है, उन सबके आधार अलग अलग हैं। आपसे पूछे मूल रूप में, क्या पूछे भैया? मूल रूप में, मूल रूप में, मूल रूप में वर्णों की संख्या, तब आपको बताना कितना भैया? 44 बताना है। कितना बताना है? 44। और जब वो आपसे क्या पूछे? हिंदी बाल पोथी में, क्या पूछे? हिंदी बाल पोथी में, हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या, हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, तब आप क्या बताएंगे? 49 बताएंगे। और जब आपसे क्या पूछे वो? मानकता के आधार पर, किसके आधार भैया? मानकता के आधार पर पूछे, तब आप क्या बताओगे? तब आपको बताना होगा कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती भैया? 52 होती है। और जब वो आपसे क्या पूछे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्या पूछे? NCERT के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब आपको बताना है भैया 56 होती है। कितनी होती है? 56 होती है, ठीक है। अगर ये चीजें आपसे पूछी जाएं किस क्रम में है, क्या है, कैसे है, तो खूब अच्छे से आपको इन चीजों को समझना होगा, ठीक है। कि आपसे वो पूछे कि भाई भाषा में जो वर्ण होते हैं, वर्ण, हम वर्ण किससे कहते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और ध्वनि का जो लिखित रूप है, ध्वनि का जो लिखित रूप है, उस ध्वनि के हम लिखित रूप को, जैसे मौखिक रूप क्या है? मौखिक रूप तो ध्वनि होता है, और ये जो ध्वनि है, इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? तो उसी को हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या अलग अलग है। वर्णों की संख्या 44 भी होती है, वर्णों की संख्या 49 भी होती है, वर्णों की संख्या 52 भी होती है, वर्णों की संख्या 56 भी होती है, लेकिन सबके आधार अलग अलग हैं। आपसे पूछे मूल रूप में, तब आपको बताना होगा मूल रूप में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। आपसे पूछे कि हिंदी बाल पोथी में, अर्थात जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, उन छोटे बच्चों की किताबों में कुल वर्णमाला कितनी होती है, तो आपको बताना होगा कितना?
49 बताना होगा। और अगर मानकता के आधार पे पूछे, ठीक है, या SCERT कितने वर्णों को मानता है, तो आपको कितना बताना होगा भैया, 52 बताना होगा। लेकिन अगर NCERT से पूछ ले कि NCERT कुल वर्णों की संख्या कितनी मानती है, तो कितनी मानती भैया, 56 मानती है। ठीक है, अब इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग इसके अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे की चीजें देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।